नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा प्लेन हाईजैक जिसके बारे में अमेरिकन एफबीआई ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस केस को बिना सॉल्व किए उन्हें बंद करना पड़ेगा। 24 नवंबर 1971 के शाम को तकरीबन 4:35 पर नॉर्थवेस्ट एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 305 पोर्टलैंड से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट को जाना है सिएटल। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर बैठे हैं, 2 पायलट जिसमें से कैप्टन का नाम विलियम स्कॉट है और 2 फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जिसमें से एक का नाम टीना मैकलऊ है और दूसरे का नाम फ्लोरेंस शैफनर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक इंसान काला सूट बूट सफेद शर्ट पहने और हाथ में एक ब्रीफकेस लिए, उम्र तकरीबन 40 से 45 साल होगी, उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ हाथ में पकड़ाया, जिसके बाद मानो उस फ्लाइट अटेंडेंट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और ये बन गया अमेरिका का सबसे बड़ा मिस्टीरियस हाईजैकर। Today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle. जिसके ऊपर एक मूवी भी निकाली जा चुकी है। हमारे कहानी की शुरुआत होती है उसी दिन के शाम 4 बजे से। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी कम भीड़ थी, क्योंकि 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता था और यही रीजन था कि फ्लाइट में भी केवल 36 पैसेंजर ही उस दिन ट्रेवल कर रहे थे। वो इंसान नॉर्थवेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर 1 वे टिकट लेता है और अपना नाम बताता है, डैन कूपर। 70s का समय चल रहा था और क्योंकि पोर्टलैंड से सियाटल की दूरी भी कोई खास नहीं थी, वही तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास, इसी वजह से बिना किसी सामान के चेकिंग हुए कूपर अपने फ्लाइट सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ जाता है। प्लेन अपने निर्धारित समय 4:35 पर टेक ऑफ करती है। कुछ समय बाद कूपर अपने ड्रिंक और सिगरेट को पीते हुए टीना को एक पर्ची थमाता है। उसमें क्या लिखा हुआ इस बात को इग्नोर करते हुए टीना अपने पॉकेट में उस पर्ची को रख लेती है। तभी कूपर टीना की तरफ बढ़ते हुए एक सीरियस टोन में कहता है, डैट आई हैव अ बॉम्ब। टीना हड़बड़ाते हुए उस पर्ची को पहले पढ़ती है और तुरंत दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाती है। वैसे उस पर्चे में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था वो उन दोनों फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा और कोई नहीं जानता। कूपर भी इतना स्मार्ट था कि उसने वो पर्ची वापस ले लिया था ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का एविडेंस ना मिल सके उसके खिलाफ। आप ये सोच रहे होंगे यार कितना स्मार्ट है, अरे ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस बात को दोनों फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत कॉकपिट में बैठे कैप्टन विलियम को बताते हैं, जिसके बाद दोनों पायलट काफी डर जाते हैं और तुरंत एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट करते हैं और ये बात एफबीआई तक पहुंचा दी जाती है। जिसके बाद एफबीआई एयरलाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब से सारी बात बताते हैं कि फ्लाइट नंबर 305 हाईजैक हो चुका है। डोनाल्ड नायरोब कहते हैं कि पूछो आखिर कूपर का क्या डिमांड है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में किसी भी तरह का उनके नाम पर निगेटिव पब्लिसिटी फैले और वो ये भी सोच रहे थे कि बाद में एफबीआई द्वारा इस क्रिमिनल को पकड़वा लिया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस बात का फायदा उठाते हुए कूपर तुरंत अपना डिमांड रखता है, $2 लाख और 4 पैरासूट। दोस्तों, कूपर इस बात से वाकिफ था कि कहीं एफबीआई उसके साथ कोई चाल न चले, इसलिए कूपर $20 के रैंडम सीरियल नंबर वाले नोट का डिमांड करता है, तो बाद में अगर उस पैसे को खर्च भी करे तो कोई उसे पकड़ न सके। लेकिन एफबीआई भी कोई बेवकूफ नहीं थी, उन्होंने ऐसे रैंडम सीरियल नंबर वाले नोट दिए जिसका स्टार्टिंग एल लेटर से था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कूपर तो अकेले आया था, तो उसने 4 पैरासूट का डिमांड क्यों किया था। तो चलिए मैं समझाता हूँ। कूपर ने यहाँ पर भी एफबीआई के साथ एक गेम खेला। कूपर ये बात जानता था कि अगर वो 1 पैरासूट का डिमांड करेगा तो शायद एफबीआई उसे कोई डमी पैरासूट न दे दे, लेकिन अगर वो 4 पैरासूट का डिमांड करेगा एफबीआई को ये लगेगा कि वो किसी 3 सिविलियन को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए एफबीआई किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा कोई भी डमी पैरासूट उसे देकर। दोस्तों, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कूपर कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था, ये काफी परफेक्टली ट्रेंड हाईजैकर था। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि फ्लाइट में किसी भी पैसेंजर को ये नहीं मालूम चल पाया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। पैसेंजर्स को तो ये बात तब मालूम चला जब वो प्लेन से उतर गए थे। अब शाम के 5:24 हो रहे थे। सियाटल के एयरपोर्ट पर ग्राउंड टीम कूपर के डिमांड के मुताबिक पैसों से भरा बैग जो कि लगभग 10 किलो के आसपास था और पैरासूट लेकर इंतजार कर रहे थे। कूपर ने कैप्टन स्कॉट को यह ऑर्डर दिया कि फ्लाइट को ऐसी जगह पर वो लैंड कराए जहां पर रनवे पर उजाला हो और कहा कि प्लेन की कैबिन की लाइट डीम कर दो। उसने एक ऑर्डर और भी दिया कि जो भी इंसान पैसों से भरा बैग और पैरासूट लेकर आएगा वो अकेले आना चाहिए। बाद में जैसे ही कूपर का डिमांड पूरा हुआ
उसने तुरंत 36 पैसेंजर्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट को तुरंत छोड़ दिया। अब प्लेन में केवल 4 लोग थे, 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैकलाउ और चौथा खुद डैन कूपर। प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाता है और समय हो जाता है 7:46। प्लेन एक बार फिर टेक ऑफ करता है। कूपर ने टीना मैकलाउ के द्वारा पायलट को यह ऑर्डर दिया कि प्लेन को मैक्सिको ले जाया जाए, साथ ही प्लेन का लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहने चाहिए। और उसने एक और ऑर्डर दिया कि प्लेन का एल्टीट्यूड 1000 फीट से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की। पायलट ने कूपर के मुताबिक सारे डिमांड तो पूरे कर दिए, लेकिन एक डिमांड रह गया कि प्लेन मैक्सिको नहीं जा सकता था क्योंकि प्लेन में अब उतना फ्यूल नहीं रह गया था। फिर कूपर ने टीना को एक और ऑर्डर दिया कि वो सभी लोगों के साथ कॉकपिट में जाकर लॉक हो जाए। अब रात के 8 बज गए थे। प्लेन में रेड लाइट जलना चालू हो गया था। पायलट को ये बात मालूम चल गई थी कि कूपर ने प्लेन का पीछे वाला स्टेयरकेस खोल दिया है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉकपिट का दरवाजा खोलकर ये देखे कि आखिर कूपर कर क्या रहा है। रात के 10:15 पर जब प्लेन रीनो में लैंड करता है तो कैप्टन स्कॉट ने इंटरकॉम में कुछ कहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वो लोग कैसे भी डरते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि कैबिन में ना ही कोई कूपर है, ना ही उसका कोई पैसा है और ना ही कोई बॉम्ब। पूरे प्लेन का जब FBI ने जांच किया तो उन्हें केवल कूपर का टाई, 8 सिगरेट बर्ड और 2 पैराशूट मिले। और क्योंकि प्लेन का स्टेयरकेस खुला हुआ था, इसलिए ये पक्का था कि कूपर सियाटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा लिया है, लेकिन एग्जैक्ट वो कहाँ कूदा है ये बात नहीं मालूम चल पाया। इसके लिए FBI ने प्लेन के फ्लाइट रिकॉर्डर का मदद लिया, जिससे उन्हें ये मालूम चला कि स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। जिसके बाद FBI ने 45 स्क्वायर किलोमीटर का एक सर्च एरिया को लोकेट किया, जो कि जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम उस एरिया के चप्पे चप्पे पर छान मारे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये मान लिया कि शायद डैन कूपर छलांग के दौरान ही मर गया हो, क्योंकि वहां पर काफी सर्दी थी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होने वाला है ये आप जानकर काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब FBI ने पहली बार पब्लिक सपोर्ट लेने का सोचा। वैसे डैन कूपर का कोई कैमरे में फोटो तो नहीं था, लेकिन पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के रिपोर्ट के मुताबिक उसका एक स्केच बनवाया गया, जिसका तस्वीर को न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। साथ ही उन नोटों का भी सीरियल नंबर छापा गया जो कि वो लेके गया था, और ये भी लिखा गया कि जो भी डैन कूपर के खिलाफ कोई सबूत देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया। लेकिन ठीक 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे 8 साल के एक बच्चे को $20 के नोट मिले। वो नोट तकरीबन $5,800 बनते थे, लेकिन नोट पूरी तरह से लगभग खराब हो चुका था। उस बच्चे के पेरेंट्स ने जब इस नोट को पुलिस को दिया तो उसका सीरियल नंबर मिलाया गया, और ये सीरियल नंबर ठीक उन्हीं पैसों से मैच कर रहा था जो कि डैन कूपर लेके गया था। एक बार फिर केस ने रफ्तार पकड़ी। लोग अलग अलग अपनी अपनी थ्योरियां बनाने लगे, लेकिन केस सॉल्व होने के बजाय और भी उलझ गया, और फाइनली 2016 में इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है डैन कूपर के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करना। बाय।